अच्छा जी स्टूडेंट्स, टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं, बट आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू पीपल। ठीक है स्टूडेंट्स, आई विल मेक इट वेरी कन्वीनियंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन एन ईजी वे। ठीक है बच्चों, टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा देखें, सेलुलर रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड सेल। ठीक है, दिस कंप्लीट्स in 4 steps. First step is glycolysis. Second step is pyruvic acid oxidation. Third one is Krebs cycle, which is also called as citric acid cycle. And fourth one is, the last one is respiratory chain, which is also called electron transport chain, which is also called electron transport system. ठीक है जी। अच्छा देखें, मैंने कहा सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला स्टेप जो है ना ग्लाइकोलाइसिस, इस लेक्चर में हम वो सीखेंगे। पहला स्टेप कौन सा है? ग्लाइकोलाइसिस। देखें गौर से देखें, ग्लाइकोलाइसिस, ये जो लफ्ज़ ग्लाइकोलाइसिस है ना, ये 2 लफ्ज़ों के मिलने से बना है। ये ग्रीक लैंग्वेज का है। एक है ग्लाइको, जिसका मतलब होता है शुगर। दूसरा लफ्ज़ है लाइसिस, ब्रेक ऑफ या स्प्लिट ऑफ, टूटना। बच्चों बात समझे? एक टी है। ओके, तो इसका लिटरल मीनिंग, इसका लफ्ज़ी माना क्या हुआ? ब्रेकेज ऑफ शुगर, स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरूवेट्स में टूट जाता है। ये वो प्रोसेस है जो एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में पहला स्टेप है। ये वो प्रोसेस है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में भी होता है। ये वो प्रोसेस है जो साइटोसोल में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि इसके लिए रिक्वायर्ड एंजाइम जो इस प्रोसेस को करवाते हैं वो साइटोसोल में डिज़ॉल्व्ड होते हैं। ठीक हो गया जी। ये बेसिकली 2 बड़े स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है प्रीपरेटरी फेज। पहला स्टेप कौन सा है? प्रीपरेटरी फेज। इसको प्रीपरेटरी फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मरहले, इस फेज के दौरान 2 ATP एक्सपेंड किए जाते हैं, स्पेंड किए जाते हैं। ठीक है जी। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की जाती है 2 इंटरमीडिएट, रेस्पिरेशन के इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। आपको ये दोनों सब्सटेंसेस याद होंगे चैप्टर नंबर 2 में। हम जब मोनोसेक्राइड्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे पढ़े थे, हमने कहा था दीज आर द सिंपलेस्ट शुगर्स, दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। 3 कार्बन वाले 2 कार्बोहाइड्रेट्स। एक एल्डो शुगर है जिसको हम ग्लाइसरल्डिहाइड कहते हैं, एक कीटो शुगर है जिसे हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कहते हैं। बच्चों ये बनेंगे। ये पहला स्टेप देखिए गौर से। दूसरा स्टेप है ऑक्सीडेटिव फेज या पे ऑफ फेज। ऑक्सीडेटिव क्योंकि उस दौरान ऑक्सीडेशन होगी, किसकी? वो जो सब्सटेंसेस बने हैं उनकी, NAD की रिडक्शन होगी। दूसरा, उसे पे ऑफ फेज भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 ATP एक्सपेंड होंगे, वहाँ पे 4 ATP बनेंगे, इसलिए उसको पे ऑफ, पे बैक हो रहे हैं ना। पहली फेज में 2 ATP यूज हुए हैं, अगली फेज में 4 ATP बन रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड पे ऑफ फेज। बच्चों इस प्रोसेस में हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को 2 ATP नेट गेन और 2 पायरूवेट्स में बदल देंगे। फर्स्ट स्टेज इज प्रीपरेटरी फेज। ये देखें, ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है जितना आपको लग रहा है। ये 10 स्टेप्स में मुकम्मल होगा। पहले स्टेप में क्या होगा? गौर से देखें, ग्लूकोज है, ग्लूकोज समझ आई? एक ATP यूज होगा, वो इनऑर्गेनिक फास्फेट दे देगा और ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट का क्या मतलब है? ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के साथ ये फास्फेट ग्रुप लगा है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्या हुआ भला? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट। इस स्टेप के लिए एक एंजाइम होता है। नेक्स्ट स्टेप में ग्लूकोज 6 फास्फेट अपने आइसोमर में कन्वर्ट होता है। आइसोमर समझते हैं ना, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है।
तो दूसरे स्टेप में ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनेगा। एक एंजाइम जिसका नाम है आइसोमेरेज, वो हिस्सा लेगा, आइसोमेरेज। ये कौन सा स्टेप है? स्टेप नंबर 2। ठीक हो गया जी। पहले स्टेप में ग्लूकोज 6 फास्फेट बना, दूसरे स्टेप में फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन गया। अगले स्टेप में एक और एटीपी एक्सपेंड होगा, एक और एटीपी यूज अप हो जाएगा। कितने एटीपी यूज होते हैं? 2। ठीक है, एक ये पहले स्टेप में और एक तीसरे स्टेप। पता क्या होगा? ये बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। बिस का मतलब 2, फास्फेट 2 फास्फेट। कहाँ पे? एक कार्बन नंबर 1 पे फ्रक्टोज की, एक कार्बन नंबर 6। फ्रक्टोज में कितने कार्बन हैं? 6। ग्लूकोज में भी 6। दोनों का फार्मूला है C6H12O6। जब हम कहते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, तो इसका मतलब क्या है? फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 पे एक फास्फेट ग्रुप है और एक 6 पे है। ठीक हो गया जी। 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अगले स्टेप में फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट 6 कार्बन वाला जो कंपाउंड है, ये 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड्स में टूट जाएगा। स्टूडेंट समझ आई? कैसे है ज़रा गौर से देखें। स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 ज़रा गौर से देखें। यहाँ पे बनेगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, यहाँ पे बनेगा ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट, जिसको 3 फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड भी कहते हैं। परेशान नहीं होना, इसको ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट G3B या 3 फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड, एक ही बात है। ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट या 3 फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड 3PGL या G3P। ठीक है जी, ये 2 बन। ये स्टेप नंबर 4 है और ये स्टेप नंबर 5 है। एक बड़ी दिलचस्प बात और एक बड़ी ज़रूरी बात, ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और G3P आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं। DHAP को G3B में और G3B को DHAP में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये बड़ी ज़रूरी बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगला स्टेप बच्चों, पहले 5 स्टेप्स कंप्लीट, इसको बोलते हैं प्रीपरेटरी फेज। प्रीपरेटरी फेज में क्या हुआ? 2 एटीपी यूज हुए। प्रीपरेटरी फेज में क्या हुआ? एक ग्लूकोज 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड्स में 2 शुगर में टूट गया, जिनमें से एक है कीटो शुगर और एक है एल्डो शुगर। आपको पता है ना शुगर्स क्या होते हैं? पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज ऑक्सीडेटिव फेज। दैट इज ऑक्सीडेटिव फेज। आपको मैं बताऊंगा कि इसको ऑक्सीडेटिव फेज क्यों कहते हैं। इसको पे ऑफ फेज भी कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसे पे ऑफ फेज क्यों कहते हैं। फेज मरहला, ये दूसरा मरहला है जो पे ऑफ फेज या ऑक्सीडेटिव फेज, इसके दोनों नाम है बच्चों, इसके दोनों नाम है। ज़रा गौर से देखते जाए। एंड प्रोडक्ट क्या थे भला? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, एक ये चीज़ थी, और दूसरी चीज़ क्या थी? 3 ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट, जिसको हमने G3P ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट। ये दोनों 3 कार्बन वाली शुगर हैं। चले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, आप भूल गए। असल में ये पहला क्या है बच्चों? ये 3 कार्बन है, दरमियाने कार्बन पे क्या है? ऑक्सीजन है ना। इधर क्या है? H डाईहाइड्रोक्सी का मतलब एक हाइड्रोक्सिल यहाँ पे और एक हाइड्रोक्सिल यहाँ पे। ये किसका फार्मूला है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। ये एक सिंपलेस्ट कीटो शुगर है, सादा तरीन 3 कार्बन वाली। अच्छा ये क्या है? 1 2 3, इसके ऊपर C डबल बॉन्ड OH है ना, बाकी दोनों पे एक एक OH। तो ये एक एल्डो शुगर है, ये एक एल्डो शुगर, इसका नाम है ग्लाइसर एल्डिहाइड। ये ग्लाइसर, ये दोनों एक दूसरे के अंदर क्या है? इंटर कन्वर्टिबल है। ये इसमें और ये इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखें बुक में ऐसे लिखा होगा, एरो लगा होगा और यहाँ से दूसरा एरो लगा होगा, ये आपने भूलना नहीं है। देखें गौर से, होता क्या है? होता क्या है? गौर से देखें। स्टेप नंबर 6 पता क्या होता है? ये जो ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट है ना, इसके साथ
एक NAD आके जुड़ता है और NADH बन जाते हैं। ये H किधर से लिया? ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। इलेक्ट्रॉन असल में ये NAD प्लस होता है, इससे इलेक्ट्रॉन भी लेता है और इससे हाइड्रोजन भी लेता है। इससे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन निकला है। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या हुई है? इसलिए इसका नाम क्या है? ऑक्सीडेटिव फेज। एक इनऑर्गेनिक फास्फेट यहाँ से ऐड हो जाएगा। ATP नहीं ऐड होगा, इनऑर्गेनिक फास्फेट। PI क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये ATP का हिस्सा नहीं है। जब हिस्सा होगा तो ये ऑर्गेनिक होगा, फिक्स हो जाएगा, फिक्सेशन हो जाएगी। अभी ये इनऑर्गेनिक, तो पता क्या बनेगा? पता क्या बनेगा? 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। सुने, मैंने क्या कहा? मैंने कहा ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट G3P जो है, इससे एक NADH बन के यानी इसकी ऑक्सीडेशन होगी, एक फास्फोरस और ऐड हो गया। पहले था 3 फास्फो, कार्बन नंबर 3 पे था, अब कार्बन नंबर 1 और 3 दो फास्फेट आ गए, तो इसलिए बिस फास्फोग्लिसरेट। इसको आप 1,3 बिस फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी कह सकते हैं, ग्लिसरेट भी कह सकते हैं। अच्छा गौर से देखें, ये जो है ना डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये पहले इसमें कन्वर्ट होगा। फिर जब ये बन गया तो फिर इसके साथ वही होगा जो उधर हुआ है। क्या हुआ है भला? NAD प्लस आया है, NADH बन गया, क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। एक इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड हुआ और ये बना 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। भाई बात समझाई? अगले स्टेप में क्या होगा? अब होगी ATP सिंथेसिस। पहले इधर यूज हुई थी ना ATP, एक पहले स्टेप में और एक तीसरे स्टेप में। ये स्टेप नंबर 6 था बच्चों। स्टेप नंबर 7 में क्या होगा? गौर से देखें, स्टेप नंबर 7 में क्या होगा? एक ADP आएगा और एक ATP बन जाएगा। जब यहाँ से एक फास्फेट निकल गया ना तो पीछे रह जाएगा 3PG। पहले था बिस, 2 फास्फेट थे, बाई का मतलब 2 होता है, अब एक है तो 3 फास्फोग्लिसरेट। कार्बन नंबर 1 वाला जो फास्फेट है वो ATP बना गया। सेम इधर भी होगा। क्या वाला? एक ADP आएगा और एक ATP बना देगा और प्रोडक्ट क्या होगा? 3PG। ये कौन सा स्टेप है? 7th स्टेप। भाई बात समझाई? अगले स्टेप में 3 फास्फोग्लिसरेट 2 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगले स्टेप में 3 फास्फोग्लिसरेट 2 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बस फास्फेट की पोजीशन चेंज हुई है, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। कुछ भी नहीं, और ना कोई चीज़ ऐड हुई है ना कोई चीज़ रिमूव हुई है। अगले स्टेप में, ये स्टेप नंबर कौन सा था? 8। ये स्टेप नंबर कौन सा था? अगले स्टेप में एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और 2PG से बन जाएगा फास्फोइनोल पाइरूवेट। फास्फोइनोल, एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया? रिमूव हो गया। अगले स्टेप में एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल H और OH रिमूव हो गया यानी H2O रिमूव हो गया तो ये बन गया फास्फोइनोल पाइरूवेट। बच्चों व्हाट इज दिस फास्फोइनोल पाइरूवेट? इनोल क्या होता है? इन और ओल। इन जहाँ डबल बॉन्ड हो, अल्कीन जैसे होता है, और ओल जहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप हो, यानी OH ग्रुप भी हो और डबल बॉन्ड भी हो, तो इसको बोलते हैं इनोल। केमिस्ट्री में इसको क्या बोलते हैं? इनोल। तो फास्फोइनोल पाइरूवेट। ज़रा गौर से देखें, ये स्टेप नंबर कौन सा है? 9। मैं क्या बोल रहा हूँ? फास्फोइनोल पाइरूवेट। पाइरूवेट तो बन गया लेकिन साथ क्या है? फास्फो। आखिरी स्टेप में एक और फास्फेट रिमूव हो जाएगा। क्या बनेगा? ATP। वो फास्फो रिमूव हो गया, पीछे क्या बचा? पाइरूवेट। आखिरी स्टेप में क्या होगा? एक और फास्फेट रिमूव हो जाएगा, जो बाकी बचा है ATP बन जाएगा, और क्या एंड प्रोडक्ट क्या होगा? पाइरूवेट। आपको याद है पाइरूवेट का फार्मूला क्या था? दिस इज स्टेप नंबर 10। और पाइरूवेट का फार्मूला क्या था? C3H4O3। वो H6 जो है ना वो लैक्टिक एसिड का फार्मूला था। C3H4O3। बच्चों इस फेज को पे ऑफ फेज क्यों कहते हैं? कितने ATP बने हैं? 1 2 3 और 4 ATP बने हैं, इसलिए पे ऑफ फेज। इसको ऑक्सीडेटिव फेज क्यों कहते हैं? 2 NADH भी बने, NADH भी बने, 2 है ना। अगर मैं इस प्रोसेस को एक इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ?
H12O6 ग्लूकोज था, 2 बने हैं C3H4O3, क्या मतलब पायरूवेट्स, 2 बने हैं NADH और 4 ATP। अगर हम इस तरफ 4 ATP लिख रहे हैं तो हमने इधर 2 ATP भी लिखने हैं, क्यों? क्योंकि 2 ATP यूज़ भी हुए थे, है ना। तो नेट गेन क्या है? 2 ATP। नेट गेन क्या है? 2 ATP और 2 NADH भी। NADH क्या है ये आगे चल के बताएंगे, और 2 पायरूवेट। स्टूडेंट्स याद रखना है कि वो प्रोसेस है जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है, जो साइटोसोल में होता है। अब साइटोसोल तो तमाम सेल्स में है ना, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं चाहे वो यूकैरियोटिक, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में अगले स्टेप्स होते हैं जो सिर्फ यूकैरियोट्स में होते हैं। देखिए गौर से, जो ये छोटे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना जो प्रोकैरियोट्स, उनमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से सिर्फ 2 ATP ही बनते हैं, क्योंकि ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुई, ये पार्शियल ब्रेकडाउन है। देखिए अभी C3H4O3, अभी कार्बन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स में होती है ना एनर्जी, इनकी कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी आगे 3 स्टेप्स में। वो हम कल पढ़ेंगे, एक पायरूवेट ऑक्सीडेशन, एक क्रेब्स साइकिल और एक रेस्पिरेटरी चेन। आपको याद है ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन से 36 ATP बनते हैं। कैसे, वो हम एनर्जी बजट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, रेस्पिरेटरी चेन में, जहाँ पे हमें कंप्लीट समझ आ जाएगी। जी जी सॉरी, यहाँ पे C3H4O3। थैंक यू। ठीक है जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन पर्टेनिंग टू दिस? क्लियर? हाँ।